नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के पार्ट प्रेम्बल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम्बल से जुड़े कंसेप्ट्स को हम जानेंगे, साथ ही वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम प्रेम्बल को देख लेते हैं। प्रेम्बल हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है और इसमें जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया किसने अथॉरिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो हम ही लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली मतलब पूर्ण तरी से हमने मतलब अपने आप को तन मन धन से जो है रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंटू sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice of social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of the nation। और इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो अडॉप्शन और इनेक्टमेंट हुआ था उसकी जो डेट है 26 नवंबर 1949, तो वो हमें लास्ट में देखने को मिलती है। तो ये हमारी प्रेम्बल है। अब हम इससे रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। 1-2 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कैसे छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं वो भी हम एग्ज़ाम में गलत कराते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें तभी फ़ायदा होगा। प्रेम्बल हमारी पॉलिटिकल मोरल रिलीजियस फ़िलासफ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसको प्रीफेस या इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, और समरी या एसेंस भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर एग्ज़ामिनर को घुमाना होगा तो एग्ज़ामिनर जैसे हमें ये भी दे सकता है कि एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसमें ऑप्शन दे देगा कि प्रेम्बल है, आर्टिकल 32 है, या और कोई आर्टिकल दे देगा। तो इसमें जिसने बहुत डीपली पढ़ा हुआ है वो कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो आर्टिकल 32 में और प्रेम्बल जिसने ऊपर से पढ़ा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल को कहा गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो मेरा बताने का मतलब वो इस तरीके से सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है प्रेम्बल को, तो हम आगे देखेंगे। और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 32 को भी कहा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं अगर हमें डीपली नहीं पता है कि किस सेंस में कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम गलत भी कर सकते हैं। अभी ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। कॉमन सेंस में वहाँ पे एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद में कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है तो फर्स्ट चीज़ हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने ये शुरुआत की पहली, तो वो अमेरिका थी। और इसके बाद में जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था प्रेम्बल को, वो थे N.A. पालखीवाला ने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और एक जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे के एम मुंशी जी ने इसको हॉरोस्कोप कहा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेइंग वाली कि किसने क्या कहा था प्रेम्बल को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती हैं। आगे जो है लास्ट में हमने इन चीज़ों को कंपाइल भी किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2 जो सेइंग है वो याद रखनी है कि आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था, वो N.A. पालखीवाला ने कहा था। आप वीडियो के साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे ये नोट्स शॉर्ट ही हैं, काफ़ी शॉर्ट करके बनाए गए हैं, तो आप इनको भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या याद रखनी थी कि के एम मुंशी जी ने हॉरोस्कोप कहा गया है प्रेम्बल को। इसके बाद 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। 4 कंपोनेंट जो हैं
प्रेम्बल के हैं कि किसने इसको सोर्स कहाँ से प्राप्त हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब 4 कंपोनेंट्स हैं प्रेम्बल के, और प्रेम्बल बता रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स कहाँ से है। तो सोर्स है हमारे लोग, हम खुद लोग हैं, बी पीपल। और नेचर क्या है इसका, तो नेचर है S3+DR। S3+DR का मतलब है S3+DR का मतलब है सोशलिस्ट, सेकुलर और सोवरेन। तो ये 3S हैं प्लस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर है। सॉरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि हमारे इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो ये है। और ये चीज़ क्या बता, ये चीज़ कौन बता रहे हैं, प्रेम्बल बता रही है हमारी शॉर्ट में। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 4 होंगे। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 2 चीज़ों से, नेचर और ऑब्जेक्टिव से। और थर्डली ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन दोनों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अडॉप्ट और इनेक्ट कब हुआ, तो ये तो डेट है 26 नवंबर 1949 को, 1949। तो 1949 26 नवंबर को डेट ऑफ अडॉप्ट एंड एनेक्टमेंट है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव जो है हम की ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे JLEF, J प्लस लीफ। तो इनको ये हमें सभी को पता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये 4 जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद अगर हम देखें तो जो 3 जो हमारे शब्द हैं वो इसमें ऐड हुए थे, अमेंड हुआ था, हमारी जो प्रेम्बल हुई थी, हमारी जो प्रेम्बल है वो अमेंड हुई थी। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जो ऐड हुए थे, तो वो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये कब हुआ, कब अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। तो हमारे 3 शब्द जो हैं ऐड किए गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कौन कौन से शब्द थे, तो शब्द कौन कौन से थे, सोशलिस्ट और एक था सेकुलर हमारा, और एक था इंटीग्रिटी। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कब इनको ऐड किया गया था, तो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में। 1976 लास्ट में 6 है, और यहाँ पे 4 + 2 = 6 हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो टर्म्स हैं, जो हमारे प्रेम्बल में टर्म्स यूज़ किए गए हैं, टर्मोलॉजीज़ हैं, उनसे कंसेप्ट पूछा जा सकता है। तो हम उन टर्म्स को देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट देखेंगे हम सोवरेन। सोवरेन का मतलब हमें पता होना चाहिए। सोवरेन मतलब कि कोई भी जो देश है वो किसी के डिपेंडेंट नहीं है और किसी के डोमिनियन में नहीं है, तो ये सोवरेन होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि मान लो हमने कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप ले रखी है, यूएनओ की मेंबरशिप ले रखी है, तो जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उनकी मेंबरशिप लेते हैं या उनको कहीं पे हमारी कंट्री जो है उनको हेड बनने के लिए परमिशन दे रही है या सहमत है, तो वो हमारी सोवरेनिटी को जो है कोई उससे ख़तरा नहीं है, वो हमारी समझ से ही हो रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद में अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं, मान लो हमारे जो आसपास में अभी पाकिस्तान की कोई टेरिटरी जो है, हमने क्या किया, उसको एक्वायर कर लिया और हमने उसको फिर जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको भी अपने में कागज़ों पे भी मिला लिया, तो हमें अधिकार है उस चीज़ का पूरा, और हम सीड भी कर सकते हैं, हम किसी को दे भी सकते हैं। तो ध्यान रहे कि कॉमन सेंस से हम कई बार क्या सोच सकते हैं कि हम एक्वायर ही कर सकते हैं, सीड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोवरेनिटी का मतलब यही होता है कि हम एक्वायर और सीड दोनों कर सकते हैं। जैसे कि सीड का केस क्या था हमारा, कुछ जो हमारे
बांग्लादेश को हमने कुछ पार्ट दिया था अपने देश का, कुछ जो है टेरिटरी जो है आ रही थी तो उसको हमने दी थी, और वो सब जो है कागज़ों पे अदला बदली हुई थी, ट्रांसफ़र हुआ था एनक्लेव्स का। लेकिन यही चीज़ अगर हम स्टेट्स की बात करें, जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं, तो इंडियन स्टेट जो हैं इन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो इस मामले में हम स्टेट्स को सोवरेन नहीं कहेंगे, क्योंकि ना वो अपने आप को वो हटा नहीं सकते हैं। हमारा जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यूनियन जो है उसको तोड़ नहीं सकता स्टेट। कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम जो हैं देश से बाहर निकल रहे हैं। वो अपनी मांगें रख सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड में हमारा जो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट वर्ड हमारा हमने जैसे पहले देखा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुआ था। और हमारी जो इंडियन सोशलिज़म है उसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज़म कहेंगे। हमारा जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज़म है, कम्युनिस्ट सोशलिज़म नहीं है और स्टेट सोशलिज़म नहीं। मतलब स्टेट और कम्युनिस्ट सोशलिज़म एक ही बात होती है। स्टेट सोशलिज़म या कम्युनिस्ट सोशलिज़म का मतलब क्या होता है कि जो कि कंट्री है, कंट्री क्या कर सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर सकती है, और जो भी प्रोडक्शन के मीन्स होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनका क्या कर सकती है, नेशनलाइजेशन कर सकती है। तो ये डिफरेंस होता है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री में और एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री में। इसके बाद में अगर हम कुछ और चीज़ें देखें इसके बारे में, तो ये हमारे कहाँ पे दिखती हैं, हमारे डीएसपी में दिखेंगी। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ हैं उसमें उसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा। और इसके बाद में जो हमारा सोशलिज़म है वो मार्क्स और गांधी दोनों को मिला के, तब हमारे देश में जो सोशलिज़म अपनाया गया है वो उस तरीके का है कि मार्क्स और गांधी के विचारों को मिला दें, तो तब जाके वो हमारे इंडिया पे फिट बैठेगा। इसी को देखते हुए जो 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, वो इसी चीज़ को देखते हुए आए थे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम क्या हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने देते हैं, और जो कुछ पब्लिक चीज़ें हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट रन करती है, स्टेट रन करता है, वो भी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। तो ये जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है कि स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों ही क्या हैं, मिलके देश को चलाएं। तो इसी को देखते हुए एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो ये हमारा क्या हो गया है, सोशलिस्ट टाइप हो गया है। इसके बाद में थर्ड चीज़ जो है वो है सेकुलर। सेकुलर वर्ड भी जो है हमने पहले देखा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुआ था। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल जो हैं सेकुलरिज़म को, कौन से आर्टिकल जो हैं वो सेकुलरिज़म को बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 to 28। सभी को पता है कि आर्टिकल 25 to 28 किससे रिलेटेड है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्या हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। किससे रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसमें बस यही याद रखने वाली चीज़ है कि आपको आर्टिकल 25 से 28 जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, सेकुलरिज़म से रिलेटेड है। हमारा जो देश है वो फ्रीडम देता है कि हम कोई भी जो रिलीजन है उसको हम चूज़ कर सकते हैं, और उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं, उसको हम अपना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, आर्टिकल 25 to 28 में आती हैं। इसके बाद में जो चौथी चीज़ है वो है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब सभी को पता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सुप्रीम पावर होती है लोगों की। और इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का होता है। डायरेक्ट जैसे कि
स्विट्ज़रलैंड में क्या होते हैं, ये क्या होता है कि लोग जो हैं सीधा सीधा अपने जो लोग चलाएंगे, जो सरकार चलाएंगे लोग, उनको डायरेक्टली चूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएगा पार्लियामेंट में और वो देश को चलाएगा। जैसे कि मोदी जी हैं हमारे, उनके नीचे हमने एमपीज़ को चुना है या हम एमएलएज़ को चुनते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्टली हमारा जो है, हम अपने डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्टली जो है चुन लेते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसमें क्या क्या है, RIRP मतलब रेफरेंडम हो सकता है, इनिशिएटिव हो सकता है, रिकॉल हो सकता है या प्लेबिसाइट हो सकता है। तो इनके मीनिंग जो है यहाँ पे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड है, इस तरीके से होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, इंडिया है, लगभग बहुत सारे देश जो हैं इनडायरेक्ट हैं, ज़्यादातर इनडायरेक्ट ही करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं इसको। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो जैसे यूएसए है, तो यूएसए में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं लोग, और वो रन करता है स्टेट को। तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट हो गया है। और डेमोक्रेसी जो है, कोई भी देश जो है वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वो पॉलिटिकल तरीके से, सोशल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से होना चाहिए। सोशल में भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और जो ये LEF वाला जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेते हैं। आगे भी हम देखेंगे। जस्टिस वाली चीज़ जो ली थी वो हमने रशिया से ली थी। ये दोनों चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए डेमोक्रेसी में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। इसके बाद में रिपब्लिक वर्ड आता है 5th नंबर पे, रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक टर्म का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है किस तरीके से चुना जाएगा, सिलेक्शन क्या होगा, और अगर वो हेरिडेटरी है तो हमारे यहाँ पे हेरिडेटरी तो होता नहीं है, उसको मोनार्क कहा जाएगा। मोनार्क कहाँ पे होता है, ब्रिटेन में होता है। ये सक्सेशन के थ्रू होता है, मतलब अगर मेरे फादर राजा हैं तो फिर मैं आगे जब मेरे को ही राजा बनाया जाएगा। तो इस तरीके का जो है ब्रिटेन में होता है। अभी हमारा जो राज्य है, हमारा राज्य रिपब्लिक है, और हेड ऑफ़ द स्टेट हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, वो हमारे PM होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है हेड का, वो इलेक्शंस के थ्रू होता है। हमने सुना होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो ये रिपब्लिक का मतलब होता है। जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन इधर उधर करके आएगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में जो रिपब्लिक के बाद जो हमारा वर्ड आता है, वो वर्ड क्या है, वो है जस्टिस। तो जस्टिस हमारी जो कंसेप्ट लिया गया था, जस्टिस का कंसेप्ट हमारा 1917 में रशिया से लिया गया था। रशियन रिवॉल्यूशन से लिया तो बाद में गया है, लेकिन रशियन जो रिवॉल्यूशन था वो 1917 में हुआ था, तो वहाँ से जस्टिस का कंसेप्ट लिया गया है। और हमारी प्रेम्बल क्या बताती है कि जस्टिस हमारी 3 तरीके से होनी चाहिए, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होनी चाहिए। और ये हमें किस तरीके से मिलती है, ये हमें मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट से और DPSP से। DPSP मतलब अगर कोई DPSP बेसिकली क्या है, ये राज्य को क्या होते हैं, निर्देश होते हैं, और बिल्कुल फोर्स नहीं होते हैं। राज्य इनमें फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर जस्टिस मिल रही है, सोशल जस्टिस मिल रही है, अगर कोई भी राज्य जो है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, या भी जैसे कल्याण स्कीम है, खाना दे रही है, इस तरीके से तो सोशल जस्टिस कर रही है। जो लोग खा भी नहीं सकते तो उनको जो है इक्वालिटी में लाने के लिए
इस तरीके के जो काम हो रहे हैं ये सब DPSP या जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाते हैं, बोलने का अधिकार, ये सब जो है ये सब हमें जस्टिस का ही एक रूप है। तो जस्टिस की परिभाषा इस तरीके से, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि किसके थ्रू दिए जाते हैं। ऐसे ऑप्शन दे देगा कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू दिए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू दिए जा रहे हैं, या DPSP के थ्रू दिए जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स और DPSP के थ्रू ही हमें उसको मार्क करना है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो हमारा जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है रशिया से। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ से कंसेप्ट जो है आया था, तो वहाँ से लिया गया। इसके बाद में जस्टिस के बाद में आता है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी में क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो लिबर्टी बेसिकली क्या है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। तो इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स मतलब हमें क्या है, लिबर्टी है कि कोई हम पे कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन ये इसकी बिल्कुल एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हम पे कोई रोकथाम नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई हमें रोकथाम नहीं है। लेकिन उसके साथ में एक ये भी है कि डेवलपमेंट होना चाहिए पर्सन का प्लस स्टेट का, उस सेंस में हम कर सकते हैं। उस सेंस में हमें कोई रोकथाम नहीं है, उस सेंस में हमें लिबर्टी है। लेकिन ये नहीं है कि हम कहीं पे जाके इतनी लिबर्टी है कि किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, वो सब टॉलरेट नहीं होगा। तो ये एब्सोल्यूट लिबर्टी, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है हमारे। तो ये सब जो है डिफ़ाइन किया गया है। इसके बाद में हमें और किस चीज़ की लिबर्टी है, तो हमें लिबर्टी है थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप की। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस चीज़ की हमें लिबर्टी है। कॉमन सेंस से भी हम इस क्वेश्चन को कर देंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। बाकी थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप आप देख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कर दीजिए। और ये हमने कहाँ से लिया था लिबर्टी का कंसेप्ट, ये लिया था हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 से 1799 तक चला था। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था। इसके बाद में हमारा जो 8th कंसेप्ट आता है वो आता है इक्वालिटी का। इक्वालिटी में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि इक्वालिटी के जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। कोई ग्रुप सी, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इक्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 तक डिफ़ाइन करते हैं इक्वालिटी को। इसके बाद में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आर्टिकल 325 और 326 ये भी इक्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, तो इसलिए ये चीज़ भी याद रखने वाली है, ध्यान देने वाली है कि 325 और 326 इसको अगर हम डीपली देखें तो क्या कह रहा है ये। तो 325 तो बेसिकली क्या कह रहा है कि किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं उसमें इंक्लूजन, उसके इंक्लूजन से उसको इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर कर सकते किसी भी पर्सन को। तो ये हो गया 325। 326 में क्या है कि इलेक्शन होगा बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब 18+ वालों को आप इलेक्शन में जाने से नहीं रोकोगे। तो बेसिकली ये इक्वालिटी है। तो 14 to 18 प्लस 325, 326 ये हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ये आर्टिकल्स। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूछा जा सकता है कहीं पे 325, 326 किसी ने ध्यान नहीं देगा तो उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि 325 या 326 भी जो है इनसे रिलेटेड है। और इसी चीज़ का फ़ायदा एग्जामिनर उठाता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। इसके बाद जो 9th कंसेप्ट है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बेसिकली अगर हम छोटे सेंस में समझे तो ब्रदरहुड को कहते हैं, जो भाईचारा होता है उसको हम फ्रेटर्निटी कहेंगे। बाकी फ्रेटर्निटी में 2 और चीज़ें आती हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी किसी भी इंसान की जो डिग्निटी होती है वो इसमें फ्रेटर्निटी में ही इंक्लूड होगी, और यूनिटी प्लस इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो नेशन के बारे में, नेशन को तोड़ना नहीं है, वो भी एक फ्रेटर्निटी की चीज़ में आएगी। तो यूनिटी बना के रखनी है और इंटीग्रेटेड तरीके से रखना है नेशन को, ये भी हमारा फ्रेटर्निटी में आएगा।
इंटीग्रिटी शब्द जो है हमने पहले भी ध्यान दिया था कि ये हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछी जाएगी कि फ्रेटर्निटी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो फ्रेटर्निटी में ये 2 चीज़ें ज़रूर हमें देख लेना है कि ये चीज़ें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी आएगा और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी आएगा। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो फ्रेटर्निटी वाली चीज़ है वो और किन किन चीज़ों से जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो एक तो जैसे हमारी सिंगल सिटीज़नशिप है। सिंगल सिटीज़नशिप से हमारा ये भाव है कि एक ही सिटीज़नशिप है, हम सब लोग एक ही हैं, हम सब भाई हैं, हम सब ब्रदरहुड हैं, फ्रेटर्निटी है हमारे यहाँ। तो इस तरीके सिंगल सिटीज़नशिप से भी ये कंसेप्ट को क्या कर रहा है, एक सिग्निफाई कर रहा है। आर्टिकल 51 जो है वो भी फ्रेटर्निटी को ही सिग्निफाई कर रहा है। मतलब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो फ्रेटर्निटी को सिग्निफाई कर रही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हम सब का जो क्या ड्यूटीज़ हैं, हम सबका मतलब यहाँ पे है कि एक से है, हम सब एक ही हैं, हम सब भाई हैं। इस तरीके से भाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल को ही कहा जा रहा है। इसमें मेल का मतलब यहाँ पे सभी को कहा जा रहा है, मेल फीमेल सभी को कहने का मतलब ये है। इसके बाद में और क्या चीज़ है, जैसे ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। और इससे भी हम क्या है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद में और एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, जैसे डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो इसमें क्या है कि जो डिग्निटी है, जो वीमेन की डिग्निटी है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो भी हमें, वो फंडामेंटल ड्यूटी भी हमें क्या बता रही है कि भाईचारे को हमें सिखाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद में जो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी हमारी फ्रेटर्निटी को बता रही है। तो इसमें ये चीज़ें कुछ जो है ध्यान रखनी है हमें। कई बार एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये वाली चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी है। ये जो पार्ट है कि डिग्निटी ऑफ द वीमेन वाला जो पार्ट है, बेसिकली इसमें क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, 5th फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ए वुमेन, कि कोई ऐसी प्रैक्टिस अगर है जो किसी वीमेन की डिग्निटी, मान लो सती प्रथा थी, ठीक है, तो उस तरीके की जो प्रथाएं हैं, या कुछ अभी भी जैसे कि हम बेइज्जती कर दें या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं उनको रिनाउंस कर रहे हैं हम, उन सब में एक साथ दे रहे हैं, हम सब उसके खिलाफ़ खड़े हैं, तो वो भी फ्रेटर्निटी को क्या है, प्रमोट कर रही है। तो इसका मतलब ये है। इसके बाद में एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये अब काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कि हु सेड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ensures material betterment and maintain a democratic setup, but that it also recognizes that the personality of every individual is sacred। तो ये जो है के.एम. मुंशी का वाक्य है। के.एम. मुंशी ने ये कहा था, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ मटेरियल जो भौतिक बेटरमेंट है उसको और डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि जो इंडिविजुअल होता है, जो कि एक आम आदमी होता है, जो कि एक सिंगल इंसान है, वो भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, वो भी सैक्रेड है, वो भी पूजने योग्य है। तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था। इस तरीके के एग्ज़ाम्स में, इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी कुछ कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था वो देख लेते हैं। preamble expresses what we had thought or dreamed so far। तो ये सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ये भी। इन्होंने ये कहा था कि बेसिकली प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल वो बता रही है कि जो भी हमने सोचा है या हमने उसको सोचा है या ड्रीम में देखा है, वो हमें बता रही है प्रेम्बल हमारी।
तो ये कौन थे? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसलिए इनका नाम भी याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। हॉरोस्कोप वाली चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि हॉरोस्कोप किसने कहा था? के एम मुंशी ने। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है कि हॉरोस्कोप किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। पंडित ठाकुर दास ने, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि किसने कहा था? पंडित ठाकुर दास ने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं, तो टॉपिक्स वही हैं, लेकिन एग्जामिनर को खोजना उन्हीं टॉपिक्स में से है नई नई चीज़ें। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पंडित ठाकुर दास से ही क्वेश्चन आ जाए। तो इन्होंने जो है 3-4 चीज़ें बोली थी प्रेम्बल के बारे में, तो बेसिकली देख लेते हैं क्या क्या बोली है। तो इन्होंने क्या बोला है? एक तो इन्होंने बोला है कि ये प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, किसने दिया था? तो पंडित ठाकुर दास जी ने दिया था। ज्वेल सेट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने कहा था। तो ये इस तरीके से इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लेते हैं कई बार एग्जामिनर्स की। ज्वेल सेट किसने कहा था? मतलब हीरे का आभूषण का हार किसने कहा था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है ये आभूषण का हार है प्रियम्बल, ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित ठाकुर दास जी ने। इसके बाद में यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेज़र द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक ऐसी लकड़ी है जिससे कि, ऐसी छड़ी है जिससे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की महत्वता जो है, जो वर्थ है, उसको जान सकता है। तो ये भी किसने कहा था? ये भी कहा था पंडित ठाकुर दास जी ने। इसके बाद में अब उस टाइम पे बहुत ही बड़े लेवल पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा देश देख रहा था, तो विदेश के लोगों ने भी, बाहर के लोगों ने भी जो है इस पर टिप्पणियाँ की थी। तो ये थे सर अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने क्या कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था प्रियम्बल एज की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है। की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने कहा? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। और ये किस बुक में कहा था? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये बुक तो खैर नहीं आएगी, बुक कभी एग्जामिनर का कुछ ज़्यादा ही मूड ख़राब हुआ और एस्पिरेंट्स की किस्मत ख़राब हुई तो बुक आ सकती है। तो बुक को भी एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये थी। इसके बाद में एक हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने क्या कहा था? एम हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रेम्बल जो है रिजेंबल करती है डिक्लेरेशन ऑफ यूएसए। जब यूएसए जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो एक पत्र टाइप था, एक डिक्लेरेशन लेटर था, उस तरीके का हमारी प्रेम्बल दिखती है। ये किसने कहा था? एम हिदायतुल्लाह ने। लेकिन इन्होंने आगे क्या चीज़ जोड़ी कि ये जो है उससे भी ज़्यादा है, ये भी उससे भी ज़्यादा है। ये हमारी जो प्रेम्बल है, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए है उस तरीके से उसको रिजेंबल करती है, लेकिन वास्तविकता में ये उससे भी ज़्यादा है। ये उनका कहने का मतलब था एम हिदायतुल्लाह का। और दूसरी चीज़, इन्होंने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा था, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्होंने भी कहा था। और लेकिन इन्होंने एक चीज़ जोड़ी थी इसमें कि ये पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाली चीज़ इन्होंने जोड़ी थी इसमें, कि पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है पॉलिटिकल पैटर्न, सॉरी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, पॉलिटिकल पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, ये इन्होंने बोला था कि हमारी जो प्रेम्बल है, सोल है, और जो हमारी पॉलिटिकल पैटर्न है सोसाइटी का उसको दर्शाती है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि पार्ट है कि नहीं है प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री शॉर्ट में निपटाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम है। तो 3 केसेस के थ्रू हम इसको निपटाते हैं। पहला केस था बेरुबरी यूनियन 1960 में आया था, उसने कहा था कि पार्ट नहीं है। इसी को संदर्भ में लेते हुए जो केबीसी था, केबीसी मतलब केशव नंदा भारती केस जो था, ये 1973 में आया था, उसने कहा कि नहीं पार्ट है। जो पुराना जजमेंट था बेरुबरी वाला,
उसको इन्होंने क्या कर दिया था, उसको इन्होंने वॉइड कर दिया था और इन्होंने कहा था कि जो प्रेम्बल है हमारी वो पार्ट है। इसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि ये पार्ट है तो अमेंड भी हो सकती है, अमेंड हो सकती है, और इसी वजह से ये 1976 में अमेंड भी हुई थी। 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, 1976 में अमेंड भी हुई थी। और वही वाली चीज़ अप्लाई होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे होती है कि बेसिक जो फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं वो अमेंड नहीं किए जा सकते। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं किए जा सकते, वही हम प्रेम्बल में नहीं कर सकते। बेसिक फीचर्स मतलब जैसे सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो उनको हम अमेंड नहीं कर सकते। इसके बाद में एक केस और आया जिसने इसको सपोर्ट किया KBC को, केशवानंद भारती केस को। वो केस था LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। उन्होंने भी कहा कि हाँ पार्ट है। इसके बाद में जो है इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि प्रेम्बल भले से पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये जो लेजिस्लेचर है, जो कि लेजिस्लेचर है, उसको कोई सोर्स नहीं देती, ना ही उसको रोकती है, ना तो उसको कुछ करने की सोर्स देती है, कोई पावर नहीं देती, ना ही उसको रोकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली कि नो नॉट सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोविजन अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, उसको करने के लिए और ना करने के लिए, दोनों के लिए ही प्रेम्बल कोई सोर्स नहीं है। और ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये नॉट एनफोर्सेबल, इनकी कोई फोर्स नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रेम्बल वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो रहा है। ये किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको 1-2 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, इसलिए ध्यान से देखें, एंड तक वीडियो देखें। धन्यवाद।